हाय एवरीवन। आप सभी ज्ञानार्थियों का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो बात करें तो उसके चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसमें भारतीय सभ्यता का प्रारंभ टॉपिक जो है दिया गया है। ठीक है। अब भारतीय सभ्यता का प्रारंभ पढ़ने से पहले जो चीजें इसमें कवर की गई हैं वो है, पहले सभ्यता है क्या। ठीक है। और भारत में कौन सी पहली सभ्यता है। ठीक है। ये चीज पे डिस्कस किया गया है, साथ में उसकी कुछ उपलब्धियों की भी बात की गई है। उपलब्धियों की भी बात की गई है। ठीक है। इन पे आपको फोकस रखना होगा। लेकिन जो मुझे यहाँ पे इस चैप्टर को रीड करने के बाद समझ में आया कि क्या चीज़ें इसमें हैं, तो कुछ तरीका जो बदलाव की हम बात कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हैं। फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्तमान भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों पे, ये स्थलों पे। ठीक है। और उनके महत्व को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ने वाले जो स्थल हैं उनको कम महत्व दिया गया है, लेकिन हमारे लिए परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्यों को यहाँ पे नए सिरे से रखा गया है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, हम आते हैं इसमें। तो जो सबसे पहला जो दिया गया है, जैसे कोटेशन से स्टार्ट होता है, तो बीबी लाल का एक कोटेशन है जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात की गई है उसके नाम को लेकर के। उसमें उन्होंने जो है एक सम्यक और संतुलित समुदाय की बात की है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि गरीब और अमीर के बीच में विशेष अंतर नहीं है, बहुत अधिक अंतर नहीं है, कुछ बेसिक अंतर है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो बात स्पष्ट की गई है। और उसी के आधार पे सामाजिक परिदृश्य को शोषण परक न होते हुए सामंजस्य आधारित बताया गया है। और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वर्तमान भारतीय परिदृश्य में अगर आप देखते हो तो सामाजिक स्थिति क्या है कि शोषण परक दिख रहा है। ठीक है। और सामंजस्य नहीं है, और गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बड़ी है। ऐसी चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि वहां से बहुत सारी समस्याओं के समाधान दिख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये चीजें जो दी गई हैं इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के संदर्भ में, ये तीनों पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान में रखें। हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रश्न में कोटेशन आता है फिल्म्स में इसी बार, तो वो आपसे सही होगा, गलत होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। ये तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सभ्यता क्या होती है, इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं और उसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी तक आप सभ्यता और संस्कृति के बीच का अंतर जो है मूर्त और अमूर्त के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए गए हैं जिसमें सभ्यता को लेकर के अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी बात कि वो मानव समाज के उन्नत चरण को दिखाता है। ठीक है। और ये उन्नत चरण जान सामान्यतः क्या होगा, भौतिकवादी चरण की बात करेगा। और इसमें कुछ निम्नलिखित विशेषताओं की बात की गई, जैसे शासन और प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए उसमें, यानी कोई शासन या प्रशासन का तरीका वहां पे होना चाहिए जिससे जटिल समाज के कार्यकलापों को नियंत्रित किया जा सके और उसका प्रबंधन हो। दूसरा, नगरीकरण। डेफिनेटली नगरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जिसमें नगर योजना है अगर बनाई जा रही है, नगर विकास है, नगरों का प्रबंधन है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसी तरीके से विविध प्रकार के शिल्प या व्यवसाय होना भी एक समाज जो सभ्यता में परिवर्तित हो रहा है उसके लिए जरूरी है। अगर केवल खेती हो रही है दैट मीन्स वो नगरीय नहीं ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। ठीक है। तो वहां पे आपको फोकस करना होगा कि कच्चे मालों का उपयोग करके विविध प्रकार के माल तैयार किए जा रहे हैं, उत्पादन किया जा रहा है और उनका प्रबंधन भी हो रहा है। इसी तरीके से व्यापार, देखो व्यापार जब तक नहीं होगा तो नगरों का विकास जो है उस तरीके से नहीं होगा, समुचित विकास नहीं हो पाएगा। छोटे नगर बन सकते हैं लेकिन बड़े स्तर पर नगर चाहिए, तो व्यापार होना जरूरी है। इसमें आंतरिक और बाह्य यानी दूर क्षेत्रीय व्यापार जो है होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक भी था, यानी एक नगर से एक नगर के अंदर ही कई जगहों पे व्यापार करना, बाजार लगना। और दूसरा बाहर, यानी कि विश्व के अन्य भागों में या एक नगर से दूसरे नगर तक जो व्यापार हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी होगा। कोई भी अगर समाज सभ्यता में परिवर्तित हो रहा है तो लेखन कला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो प्रबंधन कर पाए। ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो लेखन कला सभ्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तथ्य के तौर पर आ जाता है। उसी तरीके से आगे बात करें तो उनके अपने कुछ सांस्कृतिक विचार होंगे, उनकी अपनी कुछ अवधारणाएं या मान्यताएं होंगी, उनका वो अनुपालन कर रहे हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्थापत्य हो। ठीक है। या फिर उनकी सामाजिक रीति रिवाजों की बात कर लें तो ये इसमें दिखेगा। और अंतिम तौर पे कृषि उत्पादकता तो डेफिनेटली होनी चाहिए अगर सभ्यता बननी है तो, क्योंकि अगर गांव नहीं होंगे तो नगरों का विकास ही नहीं होगा, क्योंकि वो भोजन उपलब्ध नहीं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं आप इसको सीधे तौर पर अपने लिए नोट्स में रख लीजिए कि अगर सभ्यता आपको लिखना है तो आपको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, वो हो जाएगा शासन व्यवस्था। ठीक है। नगरीकरण, व्यवसाय,
व्यापार, लेखन कला, सांस्कृतिक दर्शन, और अंतिम महत्वपूर्ण में से एक कृषि उत्पादकता। ठीक है, आपको सभ्यता के लिए इन लोगों की जरूरत है और इनको आप फोकस में रखिएगा। हो सकता है प्रीलिम्स इस बार भी क्वेश्चंस में से एक सभ्यता को लेकर के पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भारतीय हम नगरीय सभ्यता की बात करेंगे तो वैश्विक स्तर पे भी हमें पता होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पे आरंभिक या प्राचीनतम कौन सी सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम जो कहा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये लगभग 6000 बीसी के आसपास बनी, स्थापित हुई। उसके बाद आती है आपकी मिस्र की सभ्यता, जो उसके नजदीक ही विकसित हुई। ठीक है, ये लगभग 4000 बीसी के आसपास, अगर यहाँ से अगर देखोगे तो 3200 बीसी के आसपास स्थापित हुई थी। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, यानी कि सिंधु घाटी सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये लगभग लगभग अगर हम कहें इसका जो विकास हुआ था वो अगर हमको देखना होगा तो कब से कब तक है, तो 2600 से 1900 बीसी के बीच में विकसित अवस्था में। तो आपको इन चीजों पे फोकस रखना। ये जो टाइम लाइन दिया गया है इससे इजी हो जाता है आपको चीजों को याद रखना। ठीक है? तो इस आधार पे भी जो सिंधु सभ्यता है उसके विकास के पीछे जो है खास करके मेसोपोटामियाई सभ्यताओं के परिप्रेक्ष्य उनके प्रभाव को रखने की बात कई बार कही गई है। हम इसको देखेंगे जब भी चीजें आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जब सभ्यता का विकास हो रहा था तो उसमें जो गांव थे, आरंभिक गांव, ऐसा तो है नहीं कि एकदम अचानक से सारे नगर ही बस गए नवपाषाणिक संस्कृति के बाद। आरंभिक गांव जो थे उनका विकास होते गया। विकास क्रम में वो पहले छोटे नगरों में विकसित हुए, ठीक है, और फिर महानगरों में। ठीक है, तो अगर इस बात से हम देखें तो जो वर्तमान पंजाब क्षेत्र की बात करें, पंजाब क्षेत्र की बात करेंगे तो दोनों आ जाएगा, भारत और पाकिस्तान का। और सिंध जो क्षेत्र था उसमें जो खास करके कहें तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां थी, उनके द्वारा काफी जलोढ़ मृदा लाई जाती थी। और ये जो है अगर उस काल की परिस्थितियां देखें तो उसमें शुष्क है, आज भी शुष्क है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी वर्षा ज्यादा थी तो शुष्क था। और तांबे या कांसे का प्रयोग करके, ठीक है, कांसे का प्रयोग करके इन क्षेत्रों को, इसके जंगलों को काटा जा सकता था क्योंकि ये विरल जंगल होते थे। यहाँ पे जो है कृषि, आरंभिक कृषि यहाँ पे विकसित करने के लिए आसानी हुई या उससे सरलता हुई। अब एक तो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है और दूसरा यहाँ पे विरल जंगल है, तो विकास के समुचित अवसर में, ठीक है। अब इन्हीं क्षेत्रों में फिर जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रामीण बस्तियां ज्यादा विकसित होंगी आरंभिक, और फिर वो आगे चल करके नगरों में विकसित कर लेंगी। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैक्ट भी साथ में दे दिया जाए कि 3500 ईस्वी पूर्व इस पूरे क्षेत्र में गांव जो है नगरों में परिवर्तित हो गए या होने लगे, और लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास आते थे व्यापार और अन्य विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो। तो शुरुआती जो नगर विकास की अवधारणा है उसके पीछे सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि कृषि उसके पीछे मुख्य कारक है। ठीक है, लेकिन आगे जब उन नगरों का बड़ा होना या विस्तार हो रहा है तो उसमें व्यापार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और व्यवसायों की भी। ठीक है, साथ ही साथ प्रशासन भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। ऐसी चीजों पे फोकस रखना है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो ये क्षेत्र बताया गया है, इस क्षेत्र में दिखाया गया है कि इस क्षेत्र की बात हो रही है, और सुत्का गेंडोर यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे स्थित है। अगर आप यहाँ देखो तो ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के एकदम मुहाने के पास में। ठीक है, अब फारस की खाड़ी के पास मुहाने पे है, और ये जो है एकदम जो है अगर कहा जाए तो बंजर जमीन है, वहां पे खेती नहीं हो सकती। ऐसे क्षेत्र में उस बस्ती के विकसित होने के पीछे जो है मुख्य आधार क्या रहेगा, व्यापार। समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पे वो रहा, और वहां उस चौकी या बंदर नगर से जो है सामान जो है अन्य क्षेत्रों को जो है वहां पे निर्यात किया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना इसे आपको पता ही है कि भारत का पहला नगरीकरण भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, विकास प्रक्रिया को। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पावासी या हड़प्पाई तो सिंपल सी चीज है, ये जो शब्द आया क्योंकि सबसे पहले उत्खनित क्षेत्रों में हड़प्पा था विस्तृत तौर पे, तो इसके आधार पे ही जो हम अगर कहें तो जो
वहाँ के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता पहले बोली गई, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हड़प्पावासी बोला गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल उस हड़प्पा नामक स्थल की बात हो रही है। हड़प्पावासी अगर सामान्य तौर पे शब्द आ रहा है, अगर मोहनजोदड़ो वासी और इस तरीके से करके दूसरे नगरों का नाम नहीं लिए जा रहे हैं, तो आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों की बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है ना, कई सारे प्लेसेस का नाम दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से कुछ प्रमुख को याद रखिएगा। तो मूसा खेल का नाम दिया गया है, हड़प्पा आपको पता ही है, ठीक है। डाबरकोट, ये जो लाल से दिखाए गए हैं वो महानगर हैं, बड़े नगर हैं, ठीक है। लखन जोदड़ो की बात की गई है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, बालाकोट, चांदोदड़ो छोटे छोटे नगर हैं, ठीक है। फिर सारा है, नागेश्वर है, धौलावीरा एक बड़ा नगर है भारत में, और राखीगढ़ी एक बड़ा नगर है। कालीबंगा एक छोटा नगर है, बनावली को भी छोटे नगर के तौर पर रखा गया। फरमाना, भिराना, कुछ नए नाम यहाँ पे, जैसे ये गनेरी वाला को गंगेरी वाला लिखा गया, तो कुछ नए नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इन्हें अपने साथ जोड़ के रखिएगा। लोथल भी एक छोटा नगर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जहाँ पे फोकस किया गया आगे इस चैप्टर में, तो उन पे भी हम ध्यान रखेंगे कि कुछ नए स्थल हैं और कुछ डिफ्रेंसिएशन किया गया है। बड़े नगरों की बात की गई है, छोटे नगरों की बात की गई है, फरमाना का भी नाम लिया गया है चैप्टर में। तो आप इन स्थलों को थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए स्थल हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में, आरंभिक एनसीईआरटी में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे नदियों को भी बहुत बखूबी दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ अगर ये गौर से देखो आप, तो सरस्वती नदी क्षेत्र में ज्यादा सघन बस्तियां, छोटी बस्तियां हैं अभी तो, लेकिन ज्यादा सघन बस्तियां सरस्वती नदी क्षेत्र में दिखाई गई हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ हड़प्पाई नगर दिए गए हैं और उनके आधुनिक राज्यों की बात की गई। तो जैसे धौलावीरा की बात कर लें, तो धौलावीरा गुजरात से संबंधित है। हड़प्पा जो है आपका पंजाब से हो जाएगा, रावी नदी के तट पे है। कालीबंगा आपका राजस्थान से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो आपके सिंध से, और राखीगढ़ी हरियाणा से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सरस्वती नदी के बारे में हम बात कर लें। तो अगर सरस्वती नदी की बात करें तो उससे पहले सिंधु नदी की बात करें, तो सिंधु नदी जो है उसकी 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, इस तरीके से कुल मिलाकर के 6 नदियां हो जाएंगी, ठीक है। जिसे फिर भी पंजाब बोला जाता है। पंजाब क्षेत्र जब बोलेंगे आप, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु प्लस उसकी 5 सहायक नदियों की बात हो रही है। और ये पांचों की सहायक नदियां आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे इस बार, तो हो सकता है आपको, मैं चाहूंगा कि आप वो नाम एटलीस्ट सारे याद रखें। अब बात करें कि सरस्वती नदी की, इसी जो है भारत में सरस्वती या घग्गर, भारत में जो इसको घग्गर बोला जाता है और पाकिस्तान में खतरा बोला जाता है। तो घग्गर खतरा संस्कृति वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो घग्गर खतरा भी, इसको आप ध्यान रखिएगा, इस नदी को बोलते हैं। अगर सरस्वती नदी की बजाय घग्गर खतरा संस्कृति की बात की जाए, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, इसी से जुड़ा होगा, ठीक है। तो एक समय था कि सरस्वती नदी सदा नीरा थी और उसमें पानी ज्यादा रहता था, लेकिन बाद में परिवर्तन होते ही इसको जो है, अगर कहा जाए तो मौसमी नदी के तौर पर परिवर्तित हो। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में हमें मिलता है, उसके बारे में हम इस एनसीईआरटी में आगे देख पढ़ने को मिलेगा। और ऋग्वेद में ही कहा गया कि सरस्वती की को एक देवी के तौर पर पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी के रूप में बताया गया। लेकिन जो परवर्ती ग्रंथ हैं, अगर कहें तो आर्य सभ्यता के, आर्य वैदिक सभ्यता, तो उसमें इसके सूखने और लुप्त होने का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये ऐसा माना जा सकता है कि वो नदी बाद में परवर्ती काल में विलुप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता या किसी भी सभ्यता में नगर योजना की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजे गए आरंभिक नगरों में से हैं, जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये लगभग आज से अगर कहें तो ठीक 100 साल पहले 1924 में खोजे गए थे। अभी 25 चल रहा है, बट ये 1924 में खोजे गए थे। तो इसके 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं खोज के हड़प्पा सभ्यता के। तो आप डेफिनेटली इस पर थोड़ा सा काम करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि केवल सिंधु घाटी में ही इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिला। हमें बहुत सारे नगर जो है अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिले, जैसे धौलावीरा गुजरात क्षेत्र में था, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा क्षेत्र में है, ठीक है। गनेरी वाला या गंगेरी वाला पाकिस्तान के चोलिस्तान में स्थित है। सैकड़ों छोटे स्थल अन्य भी हैं, जैसे कि गुजरात में लोथल की खोज हुई, ठीक है। तो सरस्वती द्रोणी जो है, यानी सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में जो है बहुत सारे नगर मिले हैं, जिसमें केवल महानगर नहीं है बल्कि अन्य भी हैं। तो यहाँ पे जो 2 अन्य महानगरों की बात की गई है, एक राखीगढ़ी की बात की गई है, दूसरा गंगेरी वाला की बात की गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 महानगर, ये आप जोड़ के रखिएगा, ये फैक्ट के तौर पे है। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महानगर था, या फिर मिलान करने के लिए दे दिया जाए गंगेरी वाला और राखीगढ़ी के साथ साथ, या गंगेरी वाला का नाम दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 प्रमुख बड़े नगरों की बात की गई, जैसे धौलावीरा एक बड़ा नगर है, उसी तरीके से गंगेरी वाला और राखीगढ़ी भी है। गंगेरी वाला या गनेरी वाला का नाम आप थोड़ा कम सुनते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे आप थोड़ा जोड़ के रखिएगा।
ठीक है? और अनेक छोटे नगर भी थे, जैसे हरियाणा में फरमाना है, राजस्थान का कलिबंगा है, उस कलिबंगा को छोटे नगर के तौर पे दिया गया, तो कलिबंगा और जंगेरी वाला का नाम मिले तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है? अन्य कुछ नगरों के नामों में बिराना और बनावली का भी नाम दिया गया है, ठीक है? इस चीज़ को आप जोड़ लीजिए, मैं चाहता हूँ इसे क्लियर रखें आप, ठीक है? अब बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की बात करें, तो अधिकांश हड़प्पाई सभ्यता के जो नगर थे वो सुनियोजित थे, यानी कि एक योजना के अंतर्गत बनाए गए थे, यानी उनकी योजना पहले और उसके बाद उन नगरों का विकास किया गया। ठीक है? इसी तरीके से अधिकांश नगरों में किलेबंदी नगरों के चारों तरफ की गई थी। ठीक है? और नगरों में दो विशिष्ट भाग थे, ऊपरी भाग और निचला भाग। ठीक है? ऊपरी नगर के बाग की बात करें तो उसमें अभिजात वर्ग के रहने की बात हमें समझ में आती है या पता चलता है, और निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। ठीक है? इसके अलावा कुछ ऐसे भी अ, अगर कहें स्थापत्य हमें देखने को मिलते हैं जो सामूहिक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। उनका सामूहिक उद्देश्य था वो, या उपयोग उनका सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अब ऐसे में अगर देखोगे जैसे कि गोदाम है, गोदाम कोई एक व्यक्ति के लिए तो हो नहीं सकता, तो इसमें सामूहिक उद्देश्य कहीं न कहीं दिखता है, या उस तरीके के परिवहन की वस्तुओं पर परिवहन की जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था, जो ज़रूरी थी। सड़कों और गलियों में को अगर देखें तो विभिन्न आकार के निजी घर मिलते हैं, लेकिन छोटे और बड़े घरों के निर्माण में कोई गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, समानता थी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ एक तरफ हम कह रहे हैं कि नगर 2 भागों में विभाजित था, वहीं कहा जा रहा है दूसरी तरफ कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान थी। उसमें सामान्यतः जो है क्या कहा जाए, ईंटों का उपयोग करके भवन का निर्माण किया जाता था। और इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महानगर पानी को लीक करने से बचाने के लिए जो है डामर, जो प्राकृतिक बिटुमेन होता है, उसका उपयोग किया जाता था। और इसका हम जो है प्रमाण पाते हैं स्नानागार से, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, और धौलावीरा के जो तालाब हैं वहां से भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो बात करें तो स्नानागार के चारों ओर छोटे-छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआँ मिला है, जहाँ पे कुआँ था, और समय-समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में नालियाँ भी। तो यानी कि एक तरीके से नालियों के माध्यम से उस जल प्रबंधन किया जाता था, और साफ पानी समय-समय पर भरा जाता था। नगर जो है विशिष्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक तो लंबवत गलियों की बात करें तो बने ही बने हैं, लेकिन पूरा जो क्षेत्र है वो 3 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित है, न कि अन्य नगरों की तरह 2 भागों में। और इस नगर की अधिकांश भवनों की जो नींव है वो पत्थरों की बनी हुई थी। इसकी 2 पत्थरों की बनी हुई थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया है, एंड साथ में ये रास्ते दिखाए गए हैं कि किस तरीके से रास्ते एकदम सीधे कटे हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, जिसे आपको समझना होगा या जोड़ना होगा। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो की इस महास्नानागार की बात कर लें, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये जो दीवारें हैं इस पे बिटुमिनस लगा हुआ था, जिससे जो है अगर कहा जाए तो उससे पानी लीक ना करे। साथ में इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी प्रॉपर, ठीक है? ये देख रहे हो आप? तो इस तरीके की व्यवस्था जो है कहीं न कहीं वहाँ पे बनी हुई थी। अब जो महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो की महास्नानागार, आपने इससे पहले जो भी पढ़ा होगा उसमें सार्वजनिक स्नानागार या सार्वजनिक स्नान की बात की जाती है, ठीक है? अगर हम बात करें इसकी, तो सार्वजनिक स्नान की बात। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, तो इसमें सीधे-सीधे ये कहा गया है कि नए शोध बता रहे हैं कि सार्वजनिक स्नान के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। अब इसमें 2 अवधारणाएँ और बचीं कि केवल राजसी परिवार के द्वारा इसका उपयोग किया जाता रहा स्नानागार के तौर पे, या फिर धार्मिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब क्यों सार्वजनिक स्नान के लिए इसका प्रयोग नहीं किए जाने की बात की गई है, तो इसके पीछे कहा गया कि मोहनजोदड़ो में विशेष करके अगर देखा जाए, तो वहाँ पे मिले जो घर हैं, उन लगभग सभी घरों में हमें जो है क्या देखने को मिलता है? घरों के अंदर स्नानागार मिलते हैं, ठीक है? जब घरों के अंदर आपके स्नानागार हो, तो आप बाहर जा करके सार्वजनिक स्थल पे स्नान करने के लिए नहीं जाओगे। इस अवधारणा को वहाँ पे स्वीकार किया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो बोला गया कि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है, और ये पाया गया कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। इससे क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ऐसी चीज़ों को जोड़ के रखना होगा, जो नए बदलाव हो रहे हैं इतिहास में या हर चीज़ों में, उन व्याख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जल प्रबंधन की बात करें तो डेफ़िनेटली जल प्रबंधन जो है कहीं न कहीं महत्वपूर्ण था। जल प्रबंधन जो है अगर कहा जाए तो हड़प्पावासी जो जल प्रबंधन और स्वच्छता को महत्व देते थे, ये स्पष्ट है। अलग स्नानागार स्नान करने के लिए घरों के अंदर होता था, शौचालय होते थे। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। स्नानागार और शौचालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर यानी नगर जल निकास प्रणाली भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें खास करके अगर देखा जाए तो नालियाँ जो होती थी वो सड़कों के नीचे होती थी, ठीक है? सड़कों से नीचे बनी होती थी, जिसमें अपशिष्ट जल को बहाया जाता था। और ये जल प्रबंधन की प्रणाली उस समय तक के किसी भी उपलब्ध नगर में हो नहीं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे ईंटों से बने कुओं से लोग पानी निकालते थे और उनका उपयोग करते थे, जबकि अन्य नगरों में अगर कहें, अन्य क्षेत्रों में जो था
सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग किया गया जिसमें से पानी उपयोग किया जा रहा है, झरने थे या तालाब का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अन्य क्षेत्रों में जैसे विशेषकर से धौलावीरा का आप देख लो, धौलावीरा में जो है जलाशय कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया गया था, जबकि आप अन्य क्षेत्रों में देखोगे तो वहाँ पे तालाब या झरने थे उनका उपयोग किया जा रहा है। जल प्रबंधन प्रणाली है वो बहुत कुशल थी और बहुत महत्व की है, इसीलिए इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। इसमें कम से कम 6 विशाल जलाशयों की बात की गई है, वो मिले हैं और इनको जो जोड़ा गया था वो भूमिगत नालियों के माध्यम से जोड़ा, जिससे कुशल जल संचयन प्रणाली भी विकसित हुई और साथ ही साथ उसकी साफ सफाई या रख रखाव करना आसान था उसके लिए। ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा इसमें बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है, ये बिटुमिनस है जिससे उसमें पानी लीच होने से रोका जाता है। ठीक है? जलाशयों के निर्माण से देखो हम क्या करते हैं, इतिहास में केवल एक फैक्ट के तौर पर देख लेते हैं, लेकिन कोई भी संरचना बनानी होगी तो आपको उसमें क्या लगेगा, श्रम लगेगा। ठीक है, श्रम लगेगा तो आपको संसाधन भी लगेंगे, संसाधन भी लगेंगे। अब ये संसाधन कैसे आएगा, फिर उसके साथ ही प्रबंधन, उसका प्रबंधन भी करना होगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें खास करके अगर देखा जाए तो निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या की आवश्यकता थी और कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश होना चाहिए। तो कौन निर्देश दे रहा है, मजदूरी, श्रमिकों को मजदूरी तो किसी न किसी फॉर्मेट में देंगे ही आप, तो किसी न किसी तरीके से देंगे, तो उनको भुगतान कैसे हो रहा है, ये चीजें रख रखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी का होना भी जरूरी है, ताकि उसका जिस तरीके से प्रबंधन हमें दिख रहा है कि नालियां बनी हुई हैं, तो अगर नालियां बनी हो तो उसको साफ करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए और साफ कराने वाला भी कोई होना चाहिए। इस तरीके के एक प्रशासनिक ढांचे की बात हम करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे था। इन सब चीजों से भी हम प्रशासन की बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आधार को आप जोड़ के रखिएगा, क्वेश्चन प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, आप वहां पे डेफिनेटली कर सकते हो। अब खान पान की बात करें, देखो खान पान में दोनों चीजें शामिल, शाकाहार भी था और मांसाहार भी था। मांसाहार में पालतू पशु और शिकारी, शिकार भी था। ठीक है, तो शाकाहार में क्या था, जो अगर कहा जाए फल, सब्जियां, ठीक है, अनाज, ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से पालतू पशुओं में जैसे जो भी जानवर पाले जा रहे थे उनमें से अधिकांश को जो है खाया जाता था। शिकार में बड़े जानवर भी, हिरन का भी हो रहा है एंड मछलियों का भी उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो मछली का उपयोग हो रहा है तो इसमें समुद्री मछलियां भी शामिल हैं या समुद्री जीव भी हैं, उनको भी खाया जाता है रहा है। इसी तरीके से दलहन फसलों की भी हमें जानकारी मिलती है, दलहन फसलों की खेती की जानकारी मिलती है, तो दलहन फसलें भी हैं। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को जोड़ के रखिएगा। अब कृषि करने के लिए क्या मानव को केवल जल पीने के लिए जरूरी है कि वो नदियों के किनारे बसे? आरंभिक तौर पे तो ठीक था, लेकिन जब कृषि करने लगा तो उसके लिए कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था जब वो शुरू करेगा, विकास होगा, तो वहां पे भी वो नगरों या ग्रामीण बस्तियों को जो है कहीं ना कहीं क्या करेगा, नदियों के किनारे बसाने की कोशिश करेगा, ताकि आसानी से वहां पे जल उसको मिल सके कृषि के लिए भी और अपने पेयजल को उपयोग करने के लिए। तो अगर कहा जाए तो हड़प्पा वासियों की जो छोटी बस्तियां थी, यानी छोटी बड़ी बस्तियां थी, वो केवल जल स्रोतों के लिए नहीं वहां नदियों के किनारे बसी थी, बल्कि कृषि के लिए भी बसी थी। इसी तरीके से हड़प्पा वासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों की खेती करते थे, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान की भी खेती करते रहे। साथ ही उन्होंने कपास सबसे पहले उगाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और कपड़े के हिसाब से भी हमें मिलते हैं। इसी तरीके से हल, जो खास करके आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले हमें हल का जो प्रमाण मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है, और जो आकृति मिली है वो बाद में परवर्ती यानी आधुनिक काल के भी अगर आप बात करो तो उसमें भी जो हल था वो ऐसे ही लगभग शेप का, ऐसे ही शेप का वो दिखता है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो बनावली से हरियाणा के जो है हल का एक लघु प्रतिरूप मिला है, वो इम्पोर्टेंट है। मांस के सेवन की बात करें तो मांस का सेवन भी वो डेफिनेटली करते थे, अनेक पशुओं को पाला जाता था उसके लिए, और मछलियों का भी उपयोग करते थे जिनके लिए वो नदियों और समुद्रों या तालाबों पर निर्भर करते थे। ठीक है, और ये कैसे हमें पता चला है, उनके हड्डियों और जीवाश्मों से हमें पता चला है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी के पात्रों का उपयोग करते थे वो अपने खाने को पकाने के लिए, क्योंकि आग का प्रयोग आप जानते हैं कि पहले से शुरू नौकों और काल में देखने को मिल जाता है। तो प्रत्याशित तौर पर दुग्ध उत्पाद वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित था हल्दी, अदरक और केले का उपयोग करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के जो है अवशेष वहां से बर्तनों से मिल रहे हैं, तो वो चीज स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं विविधतापूर्ण भोजन यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से व्यापार की बात करें तो यह इनके व्यापार में महत्वपूर्ण क्या है, आभूषण, ठीक है, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं, ठीक है, सोना और कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात ये करते रहे हैं। सोने का ये भी निर्यात करने की बात यहाँ पे कही गई है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये चीज जरूरी है कि आप ध्यान रखिएगा, कार्नेलियन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था,
इसका उपयोग अधिकांशतः वो आभूषण बनाने के लिए करते थे, कार्नेलियन कि मोती का जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग का एक मूल्यवान पत्थर होता है और इसको छेद करके वो जो है माला या एक तरीके से कहा जाए तो माला बना करके मोतियों की माला बना करके उपयोग करते थे। इसी तरह से शंखों की सुंदर चूड़ियां बनाने का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है। अब हड़प्पा वासियों की बात करें तो किसका ज्यादा आयात करते थे इसका स्पष्ट तौर पर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कि तांबा हो सकता है जिसका वो ज्यादा आयात करते रहे क्योंकि इसकी उपलब्धता उनके पास कम थी और कांस्य युगीन सभ्यता है तो तांबे के उपयोग के लिए डेफिनेटली वो चीजों का उपयोग कर रही है। ठीक है। हड़प्पा ने उपकरण और बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ जो है ना दूसरे मतलब वो कहते हैं तो क्षेत्रों से यानी कि वर्तमान में जैसे ईरान के सूखा से एक कार्नेलियन का जो प्राप्त हुआ है मन के प्राप्त हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से हड़प्पा के हाथीदाता जो कंघा ओनम से मिला है, ओमान से मिला सॉरी, ओमान से मिला तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओमान से। तो ऐसी चीजें जोड़ना जरूरी है, आप इन चीजों पर फोकस करोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी आपकी। सबसे पहले समुद्री रास्तों का उपयोग किया गया इनके द्वारा भारतीय अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो, और जिनकी हम जानकारी स्पष्ट तौर पर पाते हैं भारतीय प्रथम गहन समुद्री गतिविधि भी इस समय देखने को मिलती है। गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक हड़प्पाई बस्तियां बसी थी जैसा कि हमने पेशे में देखा था। उसी तरीके से आपको लोथल भी देखने को मिलेगा कि लोथल जो है एक लघु बस्ती है, लेकिन वहां पे क्या मिला है विशाल बेसिन पाया गया है गोदीवाड़ा जिसे हम बोलते हैं, जो दो मैदान थोड़ा सा जोड़ के रखना है। ये जो स्टेटमेंट है वो सीधे सीधे दे सकता है कि लोथल का जो विशाल गोदीवाड़ा है उसकी लंबाई 2 फुटबॉल के मैदानों से अधिक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जोड़ के रखिए, इनको जोड़ के रखिए आप अपने साथ। फिर व्यापार स्तर पर व्यापार की बात करें तो आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान और दूसरे से एक दूसरे को पहचाने, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानकीकरण करना पड़ेगा या उनको प्रमाणित चिन्हित करना पड़ेगा। इसके लिए मोहरों का उपयोग किया गया। ठीक है, मोहरों का उपयोग किया गया। अब ये मोहरें जो हैं वो ये टाइट की बनी होती थी, इनको अगर गर्म किया जाए तो कठोर बनाया जाता था गर्म करके और उनसे जो है उपयोग किया जाता। तो खास करके माप के लिए भी यहाँ पे कुछ जो है तरीके अपनाए गए और कुछ चीजें यहाँ पे उपयोग में लाई गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है मोहरों की बात की गई है। एक श्रृंगी पशु वाले बैल का एक जो है मिला हुआ है, दूसरा सींग वाले बाघ का मिला हुआ है। हड़प्पा की कुछ मोहरें हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो मोहर मिली है उसमें सींग वाले बाघ को भी दर्शाया गया है। दैनिक जीवन और उसकी बात की गई उसमें धौलावीरा के कुछ प्रमाण ज्यादा लिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर फोकस रखिए। जैसे ये तांबे का कांस्य का जो दर्पण मिला है, कांस्य दर्पण, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये टेराकोटा का बना हुआ पात्र धौलावीरा से मिला है। यहाँ पे माप तौल के लिए जो एक तरीके से कहा जाए भार तौलने के लिए कुछ पत्थरों का उपयोग किया गया, कांसे की एक छेनी का मिलना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे धौलावीरा से खेल बोर्ड जो मिला है वो इंपॉर्टेंट है, और एक सीटी जो करणपुरा से मिली है राजस्थान की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली मनोरंजन को दिखाता है कि ये जो है अगर कहा जाए तो मनोरंजन भी इनके लिए महत्वपूर्ण था। भोग विलासिता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए ये जो चेस बोर्ड जैसा खेल जो है उपयोग करते थे, सीटी उपयोग कर रहे हैं, तो वो चीजें डेफिनेटली ऐसी हैं। संश्लिष्ट खिलौनों का बनाया जाना, जिसमें हाथ अलग बनाया जाना, गर्दन अलग बनाया जाना और उसको जोड़ा जाना, मतलब ढीला रखा जाना, हिलने डुलने वाले खिलौने, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इनका वो उपयोग कर रहे थे उस टाइम पे। ऐसी चीजों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे कुछ पुरोहित राजा की बात की गई है, हो सकता है बट ये से स्पष्ट तौर पे तो नहीं कह सकते कि वो राजा था। उसकी प्रमाणिकता मिलना, त्रिमुखी देवता को दर्शाती हुई जो एक मूर्ति में मतलब चिन्ह का मिलता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन पर फोकस रखना होगा, हमें जोड़ के रखना होगा। अब जैसे यहाँ पे नमस्ते मुद्रा की बात की गई जो भारत में बहुत आम प्रचलन में रहती है, वो एक पक्की टेरिकोटा की मूर्ति के बात करें, एक पात्र प्यासे कौवे की कहानी को भी दर्शाया गया जो लोथल से मिला हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अब इनको हम नहीं इग्नोर कर सकते। जैसे अब मान लो सपोज करो कि क्वेश्चन मिल जाए कि सब सर्वप्रथम जो है प्यासे कौवे की कहानी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो चित्रांकित है लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पे। ठीक है। इसी तरीके से नमस्ते का उपयोग जो है सर्वप्रथम जो है अगर कहें तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान या सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौरान देखने को मिलता है, जिसमें टेराकोटा मूर्ति को उस मुद्रा में बनाया गया है। ठीक? चीजों को जोड़ के रखने की जरूरत है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद की बात करें, अंत की बात की गई है, अंत को लेकर के डेफिनेटली कई सारे अवधारणाएं रही हैं। इसमें जो कहा गया है कि वो खास करके अगर कहा जाए तो युद्ध जैसे मामलों की जो बात की जा रही थी, युद्ध की वजह से जो है ये समाप्त हुआ, तो उसको खारिज कर दिया गया। परिवर्तन में खास करके कहा जाए कि परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को इन्होंने अपनाया था, और यहाँ पे पूर्ववर्ती सरकारी प्रशासन अब विद्यमान नहीं था और सैकड़ों की संख्या में छोटी बस्तियां बनी थी। ठीक है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो कैसे कोई नगर या कोई नगर से क्यों ग्रामीण में आएगा। ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, एक कृषि व्यवस्था पे असर पड़ जाए, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, ऐसी कुछ चीजें आ जाए,
जिसकी वजह से क्या हो कि संसाधनों की कमी हो जाए, संसाधन कम होने लगे। तो इससे क्या होगा कि आपको अपनी आजीविका या जीवन के लिए, आजीविका के लिए आपको निर्वाह में जाना पड़ेगा, और निर्वाह के लिए हमेशा ग्रामीण व्यवस्था जो है सक्षम रही है। इसमें आपको जल आसानी से मिल जाएगा, कृषि करके आप अपने लिए अनाज उपजा सकते हो, जिससे आप जो अपनी निर्वाहन क्षमता जो है बना सकते हो, यानी जिंदा रह सकते हो। इस वजह से अचानक से जब बड़े नगरों का पतन हो तो छोटे नगर और ग्रामीण बस्तियों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताएगी, उस चीज को भी आप अपने साथ जोड़ के रखिए। ठीक है, सबसे खास बात यहाँ पे जो दिया गया कि अब यहाँ पे जो लिखा गया है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध हथियार नहीं रखे, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। तो ये चीज आपको अगर स्टेटमेंट में आता है तो डेफिनेटली आप इसको सही मानेगा। ठीक है, और इसके पतन के पीछे के कारणों में 2 कारणों को यहाँ पे महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। पहला जो कारण है जलवायु संबंधी परिवर्तन, कि वर्षा में कमी और शुष्कता का ह्रास होना, और दूसरा सरस्वती नदी जो बेसिन थी उसका सूख जाना। इन 2 कारणों को इन्होंने माना है महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी अन्य कारणों को भी उन्होंने रखा है कि गौण कारक के तौर पर या कुछ कारक ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से हुआ होगा, लेकिन ये 2 हमें कारक जो महत्वपूर्ण तौर पर ये बताते हैं कि जलवायु और पर्यावरण पर हम कितने निर्भर रहते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की प्रौद्योगिकी और की बात करें, अभी भी कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता में देखने को मिलती है। जैसे बैलगाड़ी की बात करें, उस समय की जो बैलगाड़ी के पहियों के बीच की दूरी थी, जो भारत में बैलगाड़ियां यूज होती थी, सामान्यतः लगभग उनके बीच की दूरी सेम ही रही। चाक का उपयोग किया जाना मृदवान बनाने के लिए, वो भी लगभग उसी तरीके से रहा। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे जोड़ने की जरूरत है। इस चैप्टर में आप जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण आयामों को समझ पा रहे हो। इन्हें जोड़ना जरूरी है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा है, कैसे वो काम कर रही है। ये सब चीजें जब जुड़ेंगी तो वो आपके लिए महत्व ज्यादा रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।